424076 ये था लार्ज कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब करती है तो एक रिलीफ ये भी मिलता है कि उसको 12% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। पहले वो उसको इनकम मान के कॉर्पोरेशन टैक्स दे रही है, बाद में वही पैसे उसको रिफंड मिल जाएंगे। आपके नोट्स में है टैक्स क्रेडिट फॉर एसएमई। लार्ज के अलावा एसएमई को भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनको कितना मिलता है तो लिखा हुआ है एसएमई कैन क्लेम टैक्स क्रेडिट इफ इट इज इन लॉसेस। उसी सूरत टैक्स क्रेडिट मिलेगा एसएमई को जब वो लॉसेस में होंगी, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाए। आगे लिखा है टैक्स क्रेडिट कितना है इज इक्वल टू 14.5% ऑफ सरेंडरेबल लॉस। सरेंडरेबल लॉस तीसरी लाइन में लिखा है का मतलब है सरेंडरेबल लॉस आर लोअर ऑफ नंबर 1 ट्रेडिंग लॉस आफ्टर करंट ईयर एंड ग्रुप रिलीफ। अगर कंपनी का कोई लॉस है ट्रेडिंग लॉस वो लिखें। एंड दूसरा है 230% ऑफ क्वालिफाइंग R&D। इन दोनों का लोअर ऑफ चूज करें, ठीक है। और वो आपका सरेंडरेबल लॉस है उसका 14.5% ले लें तो टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। अगले पैराग्राफ में लिखा है इफ दिस टैक्स क्रेडिट इज क्लेम्ड, अगर तो कंपनी एसएमई जो है टैक्स क्रेडिट लेती है, देन लॉस विल बी फोरफीट। फोरफीट का क्या मतलब होता है? लॉस फोरफीट करना पड़ेगा का क्या मतलब है? फोरफीट का नहीं सब पता चलता। गिव अप। हाँ जी ना, कुर्बानी देनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। तो अगर तो एसएमई टैक्स क्रेडिट यानी कैश लेती है तो उसको किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी? लॉसेस की। जब लॉस की कुर्बानी दोगी तो लॉस पे रिलीफ्स मिलते हैं ना, जिससे टैक्स सेव होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स सेविंग आएगी। वो तो अब नहीं आएंगी क्योंकि आप दूसरी तरफ टैक्स क्रेडिट ले रही हो, तो लॉस की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो लिखा लॉस विल बी फोरफीट एंड ड्यू टू फोरफीटेड ऑफ दिस लॉस बेनिफिट एट 19% इज वेस्टेड। जो टैक्स सेविंग होनी थी सेट ऑफ लॉस को करके 19% कॉर्पोरेशन टैक्स अब सेव नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। which would have arisen when this loss would have set off with taxable corporation income। तो सेविंग अब नहीं आएंगी, लॉस छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बदले में टैक्स क्रेडिट ले लो। आप बताओ छोटी कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है या लार्ज कंपनियों को? प्रेफरेबल क्या होता है? पैसा किसको चाहिए? जरूरत पैसे की किसको होती है? छोटी को, बड़ी कंपनी को? छोटी कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है? यस मैम। तो तुम बताओ टैक्स क्रेडिट एसएमई को क्या प्रेफरेबल लगेगा? लॉस पे आगे फ्यूचर में टैक्स सेविंग सेटअप करके ले, या आज कैश ले ले उसको यूज करे? मैम आज ले ले कैश। यानी टैक्स क्रेडिट लेना एसएमई के लिए प्रेफरेबल होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी से अगला जो क्वेश्चन है वो तो सेम वही है जैसे अभी वही हमने किया ऊपर, दूसरा कंपनी जे वाला दूसरा सवाल। वो तो लार्ज कंपनी का है ना, सेम ऊपर वाले की तरह। अब आप यूं करें, थर्ड क्वेश्चन कंपनी जे के नाम से, वो मैं रीड करती हूँ, आप देखें। कंपनी जे इज एसएमई हैविंग ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 40,000 बिफोर कंसीडरिंग क्वालिफाइंग R&D आउटफ्लो ऑफ, ये तो दिया ही नहीं हुआ यहाँ पे। आप लिखो आउटफ्लो 79,000, खुद से लिख लें रजिस्टर पे। एसएमई का कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है? 79,000। और आपसे मांग रहा है कि एसएमई का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करके दें। तो टैक्स क्रेडिट पहले तो ये बताएं कंपनी के ट्रेडिंग प्रॉफिट हैं कितने एसएमई के? 40,000। इसमें से लेस करेगी अलाउड एक्सपेंस, जनरल रिलीफ कितना है फॉर 79 पे 100%, यानी 79,000 प्लस एडिशनल भी मिलता है ना एसएमई को,
एडिशनल रिलीफ, क्वालिफाइंग R&D है ना 79, क्वालिफाइंग का मतलब है 130 एडिशनल रिलीफ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो ये बनेगा 102,700 माइनस करने के बाद कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई ना, ट्रेडिंग लॉस आ गया, 141,700 का लॉस है। अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, टैक्स क्रेडिट ले तो फिर ये जो लॉस है इस पे रिलीफ्स नहीं ले सकेगी। तो टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होता है, एग्जामिनर कह रहा है वो बताएं। टैक्स क्रेडिट का फार्मूला है 14.5% ऑफ सरेंडरेबल लॉस, और सरेंडरेबल लॉस की फार्मूला क्या है, हायर ऑफ या लोअर ऑफ, लोअर ऑफ नंबर 1 ट्रेडिंग लॉस, सवाल में ट्रेडिंग लॉस कितना है 141,700, एंड नंबर 2 230% ऑफ क्वालिफाइंग R&D यानी 79,000 181,700, इन दोनों का लोअर ऑफ 141,700 है, ऊपर लिख लो, और इसका लो 14.5%, तो इज इक्वल टू टैक्स क्रेडिट आ जाएगा 20547। अब क्या है, टैक्स क्रेडिट अगर ये लेती है SME तो उसको क्या फिर किस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये लॉस की फॉरफीट करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। अब वो इस पे सेविंग नहीं ले सकेगी, इसको सेट ऑफ नहीं कर सकेगी, लॉस वेस्ट हो जाएगा। समझ आ रही है, समझ आ रही है? जी आ रही है मैम। बस टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो R&D का क्या था, दो तरह के खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जनरल रिलीफ मिलता है, जबकि रेवेन्यू पे जनरल तो मिलता है प्लस एडिशनल मिलता है सिर्फ SMEs को। फिर हमने पढ़ा कि लार्ज कंपनी को 12% टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसको वो पहले इनकम के तौर पे ऐड करके 19% कॉरपोरेशन देगी टैक्स, और बाद में उसको डिडक्ट कर लेगी एज अ टैक्स क्रेडिट लाइबिलिटी में से। और SME को भी टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन उसको क्या छोड़ना पड़ेगा, फिर अपना लॉस फॉरफीट करना पड़ेगा, और इस तरह टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लेना। टॉपिक खत्म। हमारे न्यू टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का, कि ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड विद इन द ग्रुप कंपनीज। जैसे कि ग्रुप में कंपनीज हैं और क्या क्या एक दूसरे को बेचें, लिखा हुआ फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स करें, गुड्स एक दूसरे को बेचें, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करें, या प्रोविजन ऑफ लोन दें। तो एक दूसरे को अगर ग्रुप कंपनीज गुड्स सर्विसेज और लोन देती हैं तो हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगले पैराग्राफ में लिखा है प्रॉफिट या लॉसेस आर ट्रांसफर्ड थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन ग्रुप कंपनीज एज दे ओवर या अंडर चार्ज प्राइस। यानी ग्रुप कंपनियां एक दूसरे को गुड्स सर्विसेज और लोन उस रेट पे देंगी ताकि प्रॉफिट या लॉसेस एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें। क्यों लिखा है व्हाई प्रॉफिट या लॉसेस ट्रांसफर्ड, तो लिखा है टू गेन एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल टैक्स रेट, यानी प्रॉफिट लिखा है अगली लाइन पे टू लो रेट वाली कंपनी को दे देंगी और लॉसेस हाई रेट वाली कंपनी को दे देंगी। यही कोशिश होगी ना कंपनीज की ग्रुप में जो होंगी। और दूसरा टू ट्रांसफर प्रॉफिट टू ओवरसीज कंट्रीज विच आर टैक्स हेवंस। टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टैक्स के कम रेट हो वहां पे कंपनी की कोशिश होगी कि उस मुल्क वाली कंपनी को दे दे प्रॉफिट जहाँ पे टैक्स का रेट कम होगा। लेकिन टैक्स वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कहेंगे गुड्स सर्विसेज और जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप एंटी अवॉइडेंस आया, और एंटी अवॉइडेंस कहता है ऑल ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड एट आर्म्स लेंथ। अपनी मर्जी की प्राइस नहीं चार्ज करनी, आर्म्स लेंथ का मतलब है मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करेंगी ग्रुप कंपनीज जब भी अपने आप को गुड्स सर्विसेज या लोन प्रोवाइड करेंगी। इसमें उन्होंने एंटी अवॉइडेंस में रूल दिया कि लार्ज कंपनी डीलिंग विद एनीवन एंटी अवॉइडेंस विल अप्लाई, यानी लार्ज कंपनी चाहे जिसके साथ मर्जी डील करे हमेशा मार्केट वैल्यू पे करेगी, अपनी मर्जी की प्राइस नहीं। और दूसरा है यूके की SME डीलिंग विद यूके SME, तो एंटी अवॉइडेंस विल नॉट अप्लाई।
जबकि यूके एसएमई दूसरी हेडिंग है डीलिंग विद ओवरसीज एसएमई। तो आपने देखना है ये जो ओवरसीज एसएमई है ये किस मुल्क में है, विद इन द कंट्री विद होम यूके हैज ट्रीटी, क्या उस मुल्क में है जिसकी यूके के साथ दोस्ती है, तो ब्रैकेट में लिखा है नो एंटी अवॉइडेंस। और इफ नो ट्रीटी, अगर दोस्ती नहीं है यूके की उस मुल्क के साथ, तो फिर ब्रैकेट में लिखा है एंटी अवॉइडेंस विल अप्लाई। तो क्या है कि लार्ज कंपनी किस पे ट्रांजैक्शन करेगी, हमेशा आर्म्स लेंथ पे, ठीक हो गया, एंटी अवॉइडेंस लगेगा। जबकि अगर यूके की एसएमई के साथ डील करे तो एंटी अवॉइडेंस लगता है या नहीं? नहीं लगता। नहीं लगता, यानी आर्म्स लेंथ जरूरी नहीं है। और अगर यूके की एसएमई ओवरसीज एसएमई के साथ डील करे और वो ओवरसीज एसएमई उस मुल्क में है जब यूके की ट्रीटी है जहां दोस्ती है, तो फिर एंटी अवॉइडेंस नहीं लगेगा। और अगर दोस्ती नहीं है तो फिर लग जाएगा। डन। अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है फैमिली कंपनी या ऑनर मैनेज्ड कंपनीज। आप पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सोल ट्रेडर के तौर पे अगर बिजनेस करती हूँ, पढ़ चुके हो ना ट्रेडिंग इनकम में, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप। आप फॉर एग्जांपल जी सुफियान कारोबार शुरू करने लगा है, आज ये सोच रहा है मैं सोल ट्रेडर के तौर पे अपना कारोबार शुरू करूँ या कंपनी बना लूँ। सुफियान तुम मुझे बताओ, जब तुम सोल ट्रेडर के तौर पे ऑपरेट करते हो तो तुम्हें ट्रेडिंग इनकम पे कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है? समझ नहीं आई सवाल की? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. चलो आप बताएं, जब आप सोल ट्रेडर के तौर पे ट्रेड करते हो कौन सा टैक्स देना पड़ता है आपको? Income tax. इनकम टैक्स किस रेट पे? ट्रेडिंग इनकम आएगी ना, तो ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग में लिखोगे और नॉन सेविंग के रेट्स क्या होते हैं? 20, 40, 45। Yes. और इनकम टैक्स के अलावा ट्रेडिंग इनकम पे क्या लगता है? क्लास 2, क्लास 4 एनआईसी। ठीक, क्लास 4 के क्या रेट होते हैं? 0, 9% एंड 2%। चलो जी, अगर तुम कंपनी के तौर पे ऑपरेट करो तो कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स कितने रेट से देती है? 19. हाँ, 19% कॉर्पोरेशन टैक्स देने के बाद जो बाकी प्रॉफिट बचेंगे कंपनी के, वो कंपनी अपने शेयर होल्डर यानी तुम्हें डिक्लेयर कर देगी एज अ डिविडेंड। जब तुम शेयर होल्डर अपनी फैमिली कंपनी से डिविडेंड लोगे तो डिविडेंड को कौन से कॉलम में लिखोगे और कौन सा टैक्स लगाओगे? डिविडेंड का कॉलम में लिखेंगे और टैक्स भी इसका वही और डिविडेंड के रेट्स क्या 32. होते हैं? 32. 7.5, 32.5, यही है। और क्या है? 38। 38.1 तो मुझे ये बताओ, तुम्हें सोल ट्रेडर के तौर पे ऑपरेट करना बेनिफिशियल लग रहा है या कंपनी के तौर पे? कहाँ पे रेट्स कम हैं? कंपनी. कंपनी में कम है ना। सोल ट्रेडर जब करोगे तो नॉन सेविंग के तो 20, 40, 45 रेट, फिर क्लास 2, क्लास 4 एनआईसी, और 4 एनआईसी के 2, 9, 0, 9 एंड 2। जबकि अगर कंपनी करो तो कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट सिर्फ 19% है, और बाकी जो तुम्हें शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर होंगे उस पे तो डिविडेंड के रेट लगेंगे, और डिविडेंड के नॉन सेविंग से तो कम रेट होते हैं, नो 7.5, 32.5 एंड 38.1। तो आपको बेहतर क्या लगता है? कंपनी बनाना बेनिफिशियल स्ट्रक्चर है शेयर होल्डर के लिए। ठीक हो गया। तो जब आपने देखा कि भाई फैमिली, अब टॉपिक का नाम है फैमिली कंपनी या ऑनर मैनेज कंपनी, तो आपने कंक्लूड ये किया कि सोल ट्रेडर की बजाय अगर मैं कारोबार शुरू करती हूँ तो फैमिली कंपनी बनाना बेहतर है। ठीक हो गया।
अब फैमिली कंपनियां लोगों ने बनाना शुरू कर दी, तो पहली फैमिली कंपनी का नाम है क्लोज कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ लिखो, एग्जाम में आता है हर दफा। क्लोज कंपनी का दूसरा नाम है फ्रेंड एंड फैमिली कंपनी। अच्छा, क्लोज कंपनी का क्या मतलब है? तो लिखा है दीज कंपनीज आर कंट्रोल्ड, यानी 50% प्लस शेयर किसके पास हो? नंबर 1 और डायरेक्टर के पास। और दो डेफिनेशन है इसकी, या तो एक डायरेक्टर के पास कंट्रोल आ जाए 50% प्लस ओनरशिप, तो कंपनी क्लोज कंपनी है। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि 50% प्लस शेयर किसके पास आ जाए? 5 या लेस शेयर होल्डर्स के पास, तो भी कंपनी क्लोज कंपनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये क्या है? एक मिनट रुकिए।